हेलो स्टूडेंट्स, मैं हिमांशु पटेल अपने यूट्यूब चैनल बालाजी अर्थ में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हमारे साथ एक जर्मनी से जो कि टेस्ला में साइंटिस्ट है, वो हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले मैं अपना उनका इंट्रोडक्शन करवाना चाहता हूं। हिमांशु जी, आप सबसे पहले तो हम सभी मैं अपने यूट्यूब चैनल बालाजी अर्थ में मैं आपका स्वागत करता हूँ। जो थैंक यू हिमांशु भाई, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी अपने चैनल पे आने के लिए। मेरा नाम हिमांशु सिंह है। मैं अभी करेंटली टेस्ला में प्लेस्ड हुआ हूँ 2023 बैच में। मैं अभी टेस्ला में ऑटोमेशन कंट्रोल्स इंजीनियर हूँ, यह जो कि बर्लिन जर्मनी में है। मैं अभी करेंटली अपना मास्टर्स परस्यू कर रहा हूँ RWTH यूनिवर्सिटी एकेन से, वो भी जर्मनी में। और उसके बाद अगर बात करी जाए मेरे स्कूलिंग और मेरे बैचलर्स की, तो मैंने अपना स्कूलिंग भोपाल से किया है, प्रॉपर भोपाल से। मैं वहीं का लोकलाइट भी हूँ करेंटली। उसके बाद फिर मेरा मेरा बीटेक जो है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हुआ है फ्रॉम IPS एकेडमी इंदौर। हिमांशु, जैसे आपने बताया कि आपका जो बीटेक है वो मैकेनिकल इंजीनियर से हुआ है, तो आपने बीटेक मैकेनिकल इंजीनियर ही क्यों चुना आपके लिए? ऐसा आपको क्या लगा जो मैकेनिकल इंजीनियर था? भाई मैं डे वन से क्लियर था इस चीज़ के रिगार्डिंग कि मुझे मैकेनिकल करनी है, इसलिए मैंने मैकेनिकल लिया। क्योंकि आप सबको पता है कि आज का जो ट्रेंड चल रहा है इंजीनियरिंग में वो है कंप्यूटर साइंस का। बट मुझे लगता है कि यार इन कंप्यूटर साइंस इतना अपॉर्चुनिटी नहीं है। अगर आप चाहो फॉरेन में भी देखो या फिर इंडियन मार्केट में भी देखो, उसमें सिर्फ नॉर्मली क्या होता है कि हम सिर्फ कोडिंग रिलेटेड अपॉर्चुनिटी चीज़ें अपन ग्रैब कर सकते हैं। बट मैकेनिकल ऐसा है कि वो एवरग्रीन ब्रांच भी है। प्लस मेरा मेन मोटिव पब्लिक सेक्टर था, जो कि ONGC IOCL वगैरह। इसलिए मुझे मालूम था कि अगर मैं CS लेता हूँ तो मुझे वहाँ से वो चीज़ नहीं मिलने वाली। तो मैंने फिर मैकेनिकल लिया और मैं डे वन से सीख भी क्लियर था कि मैं गेट के लिए प्रिपेयर करूँगा, गेट IAS वगैरह के लिए प्रिपेयर करूँगा, उसके थ्रू मैं PSU में जाऊँगा। उसके बाद मैंने सेकेंड ईयर से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी गेट के लिए। उसके बाद मैंने गेट क्रैक किया थर्ड ईयर में, जिसमें मेरी उसमें रैंक काफ़ी अच्छी आई। मैं बिलो 1000 रैंक आई मेरी गेट 2022 में। उसके बाद मैंने फाइनल ईयर तक भी गेट की तैयारी करी प्रॉपरली। उससे में मेरी रैंक 500 की बिलो रैंक आई मेरी गेट में 2023 बैच में। उसके बाद मेरे को ऐसा लगता है कि सिर्फ गेट निकालने से कुछ नहीं होता, वो चीज़ मुझे थर्ड ईयर में समझ में आ गया था। हिमांशु, जैसे आपने बताया कि आपने गेट की प्रिपरेशन की है, तो आप हमें बताइए कि एक बच्चे को कब से गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए? ऐसा कौन सा ईयर है जहाँ से गेट की प्रिपरेशन एक बच्चा स्टार्ट कर सकता है और एक गेट को क्लियर कर सकता है? इन माय ओपिनियन मुझे ऐसा लगता है भाई कि जब मैं खुद सेकंड ईयर में था, जब मैंने थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम दे दिए थे, वो टाइम सही होता है भाई। अगर अपन देखा जाए तो अपन उस टाइम पे बच्चा के पास काफ़ी नॉलेज होता है, उसको पता होता है कि भाई एग्ज़ाम्स की तैयारी कैसे करनी है। क्योंकि कहीं ना कहीं 3 सेमेस्टर में काफ़ी कंफर्टेबल हो जाता है एग्ज़ाम पैटर्न से। जो कॉलेज में एग्ज़ाम्स हो रहे होते हैं उसको ही मालूम होता है कि भाई इंजीनियरिंग एग्ज़ाम जो होते हैं वो एक रात पहले ही पढ़ के दिया जाता है। आप सबको पता होगा ये चीज़ कि भाई इंजीनियर जो होता है एक रात पहले पढ़ के एग्ज़ाम देने जाता है, ठीक है, अपने एंड सेम के। तो कहीं ना कहीं उसको करने का उस चीज़ से हैबिट में आ जाता है कि हाँ ठीक है, चलो मेरे कॉलेज के सेमेस्टर इतना टफ नहीं है। तो मेरे को लगता है कि भाई थर्ड सेमेस्टर्स के बाद, यानी कि जैसे ही आपका सेमेस्टर खत्म हुआ थर्ड सेमेस्टर के बाद, उस टाइम पे आपको कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए। और सेकेंडली भाई मेरे हिसाब से आप कोचिंग वो ज्वाइन करो जहाँ पे आपको लगे सही। जैसे कि भाई बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन होता है ना। लाइक मेरे लिए भाई ऑनलाइन वर्क करा, जरूरी नहीं कि सबके लिए ऑनलाइन वर्क करेगा, बट मेरे हिसाब से भाई ऑनलाइन बेस्ट है क्योंकि आप कॉलेज भी जा रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि टाइम नहीं मिलता, फिर आप घर आके आप कोचिंग जाओगे, फिर वहाँ पे आपका टाइम वेस्ट होगा, आने जाने ट्रैवलिंग में टाइम वेस्ट होगा। फिर आप घर आके दोबारा फिर आप थक जाते हो ना, लगता है कि यार नहीं यार अब नहीं पढ़ पाएंगे। बट अगर आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे होगे ना तो दिक्कत नहीं आ रही होती है। मेरे हिसाब से थर्ड ईयर एक एडल्ट टाइम होता है, थर्ड सेमेस्टर एक एडल्ट टाइम होता है जिसमें आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। और प्लस मेरे रिकमेंडेशन अगर बोलूँ तो आप ऑनलाइन कोचिंग प्रेफर करो। जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए अगर मैं बात करूँ तो मैंने एसर्जिक प्रेफर करा था। एसर्जिक जो कि भाई हमारे यहाँ की नंबर 1 कोचिंग है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। बाकी अदर ब्रांचेस के लिए भाई एस एकेडमी मेडिसी भी काफ़ी अच्छी है, वो रिकमेंडेड है। और ठीक है, और दूसरी बात टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती है भाई। जैसे कि मैंने टेस्ट सीरीज ली थी अपने थर्ड ईयर के इनिशियली स्टार्ट में, तो मैंने भाई सर्जिकल टेस्ट सीरीज ली थी। मैंने वहाँ से प्रिपरेशन करा, मैंने अपनी सिली मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करा कि मेरे मार्क्स कहाँ कट रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट से मेरे मार्क्स ज़्यादा
कम आ रहे हैं, तो चीज़ें आपको वो सब आपको टेस्ट देने के बाद समझ में आएगा। ऊपर से रिवीजन, मतलब आपको बताता हूँ मैं एक चीज़, लाइक अगर आप तैयारी करें ना, गेट की तैयारी करें ना, गेट की तैयारी कर रहे हो, तो ऑन एन एवरेज हर सब्जेक्ट के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, है ना, कहीं भी करते करते आपको टाइम लगेगा, 6-7 महीने लग जाएंगे पूरा कोर्स खत्म करने में। प्रॉपर अगर आप दिन के अगर 6-7 घंटे दे रहे हैं डेली के, तो आप 6-7 महीने में पूरा कोर्स खत्म कर सकते हैं आराम से। लेकिन बात ये भी होती है कि रिवीजन बहुत मैटर करता है उस टाइम पे। अगर आप पढ़ते जा रहे हो, रिवाइज नहीं करें ना प्रीवियस सब्जेक्ट आपने जो पढ़ा था, तो कहीं ना कहीं वो सब चीज़ स्किप होती चली जाएगी। इसलिए कोशिश करें कि आप पर डे कम से कम आधा घंटा रिवीजन को भी दे। क्वेश्चन सॉल्विंग बहुत मस्ट है भाई। लाइक मेरी स्ट्रेटेजी ऐसी थी कि लाइक मैं डेली, मैं मतलब स्टार्टिंग 3-4 महीने छोड़ दिए जाए, तो थर्ड ईयर से लेके 4th ईयर तक मैंने डेली भाई 100-200 क्वेश्चन सॉल्व करें डेली। लेकिन मेरा टारगेट ये था कि मैं मिनिमम 100 क्वेश्चन सॉल्व डेली करूंगा। और कहीं ना कहीं ये भी था कि भाई अगर लेटेस्ट सपोज, अगर सीधी बात है भाई, हम स्टूडेंट लाइफ में रहते हैं, हमारे मन करता है बाहर घूमने का, जाने का, कुछ भी चीज़ करने का, है ना। ऐसा कोई दिन आ गया जहाँ मैंने कोई अपनी क्लासेस कवर नहीं करी, मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करे, तो उस दिन मैं ट्राई करता था कि एटलीस्ट मैं रिविजन तो करूँ। मतलब आधे घंटे में कॉपी खोल के देखूँ जो मैंने पहले पढ़ा हुआ है, ताकि मैं सब्जेक्ट से टच में रहूँ। वो चीज़ें काफ़ी मैटर करती है भाई गेट की प्रिपरेशन के टाइम पे। और रही बात, लोग बोलते हैं, जैसे आपको पता होगा मैकेनिकल में 2 लाख बच्चे हर साल गेट दे रहे हैं, है ना। उसमें से भाई पब्लिक सेक्टर में जाने के लिए आपकी रैंक 700-800 के अंदर होनी चाहिए, है ना, अगर आप SC ST OBC वाले हो तो। और अगर आप जनरल हो तो आपका रैंक 400-300 के अंदर रैंक होगी, तभी आपको अच्छा पब्लिक सेक्टर मिलेगा, जो कि महारत्ना पब्लिक सेक्टर होते हैं, ONGC, IOCL, सेल, केल वगैरह। इसलिए भाई आपको 2 लाख बच्चों में कम्पीट करना है पहली बात, तो आपको ट्राई करना ही पड़ेगा कि लाइक, है ना, आपको पॉजिटिव माइंड रखना पड़ेगा कि मुझे पढ़ना है, मुझे डेली में कोई चीज़ क्रैक करनी है, और प्लस डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। क्योंकि डिसिप्लिन अगर नहीं रहेगा ना, कि आप 4 दिन पढ़ोगे, 5 दिन ब्रेक छोड़ दोगे ना कि नहीं यार मुझे और पढ़ाई नहीं करनी है, तो कहीं ना कहीं वो दिक्कत आगे दिक्कत आपको आएगी। आप सिगरेट भूलना शुरू कर दोगे, प्रॉपर रिवाइज नहीं करोगे, तो आपसे क्वेश्चन भी नहीं बनेंगे। आपको पता होगा लाइक गेट में 80% जो क्वेश्चंस आते हैं वो भाई न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं, उसमें थ्योरी का पार्ट आता ही नहीं है गेट में। थ्योरी आपके नॉलेज के लिए अच्छी है, बट आप थोड़ी सी आपको चीज़ समझ में आएगी कि अच्छा ठीक है भाई, सब्जेक्ट का कंसेप्ट क्या है। बट कंसेप्ट आप तभी अप्लाई कर सकते हो वहाँ पे कि आपको नॉलेज प्रॉपर पता होगा कि हाँ भाई, कि आपको कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, तो वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए बेसिकली। और सेकेंडली मेरे को ऐसा लगता है भाई, गेट में 30 नंबर का आता है मैथमेटिक्स प्लस एप्टीट्यूड। तो अगर आपको लगता है कि आपको गेट निकालना है, अगर आप फर्स्ट ईयर से कंफर्म हो, तो आप भाई फर्स्ट ईयर से ही आपको पता होगा कि भाई फर्स्ट सेमेस्टर में M1 आता है, सेकंड सेमेस्टर में M2 आता है, और थर्ड सेमेस्टर में M3 आता है। तो आप तब भी वहाँ से भी आप काफ़ी चीज़ें आप मेन कोर्स बुक से आप क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, तो कहीं ना कहीं आप ना मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग करो, जो कि 15 नंबर का आ रहा है। उसके बाद 13 नंबर का एप्टीट्यूड है, वो तो काफ़ी सिंपल होता है, वो तो बेसिक चीज़ें होती है, और 2 नंबर का वर्बल एबिलिटी होता है। तो कहीं ना कहीं भाई, मतलब मेरे हिसाब से गेट आप आराम से निकाल सकते हो, अगर आप 8-10 महीने प्रॉपरली डेडिकेशन तक पढ़ाई कर लो तो मैंने वही चीज़ मैंने करी। लाइक मैंने तो स्टार्टिंग में काफ़ी डिसिप्लिन में नहीं रहा, क्योंकि मैंने इंटर्नशिप्स भी करी, कॉलेज सेमेस्टर्स भी बीच में आए, और मैंने और भी चीज़ एक्टिविटी में इंडल्ज रहा। दैट्स वाई मैंने प्रॉपर फोकस नहीं रहा गेट के इनिशियली 5-6 महीनों में। फिर मुझे समझ में आया कि यार नहीं, गलतियाँ हो रही है मेरे से, मुझे कुछ चीज़ को ओवरकम करना है। क्योंकि आपको बताऊँ मैं एक बात, लाइक इनिशियली मैंने गेट के 4 सब्जेक्ट मैंने पूरे कर लिए थे, फिर मैंने बीच में ब्रेक ले लिया। फिर उसके बाद फिर मैंने जब ब्रेक किया, तो अपने वहाँ पे जब दोबारा स्टार्ट किया, तो मैं डे 0 पे था भाई। मैंने जो पढ़ा था वो सब मुझे कुछ आता ही नहीं था, ऐसा लगता है कि मैं सब चीज़ें भूल चुका हूँ। इसलिए भाई डिसिप्लिन बहुत मैटर करता है, ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस मैटर करता है, टेस्ट सीरीज लगाना इंपॉर्टेंट है, और कहीं ना कहीं भाई आपके पास एक वो होना चाहिए कि हाँ, प्लान होना चाहिए कि आपको पर डे कितना पढ़ना है। एटलीस्ट 6-7 घंटे आप डेली पढ़ोगे ना, और आप अगर 8-9 महीने भी पढ़ रहे हो प्रॉपर, आपका गेट में रैंक आ रही है भाई आपकी, ऐसा। और हाँ, और हो सके तो भाई सिली मिस्टेक अवॉइड करो जितना हो सके। वो आप सिली मिस्टेक आप तब समझ में आएगी जब आप टेस्ट सीरीज दोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस दोगे, तो भाई वो सब चीज़ें पता होनी चाहिए। यानी इस मतलब लाइक होता है ना, हम इंजीनियर जो होते हैं उनके तो 2 ही एग्ज़ाम होते हैं, है ना। अगर आप 12th में हो तो IIT JEE, और अगर आप क्या बोलते हैं अपने अगर बीटेक के बाद अगर देखो तो गेट एग्जाम होता है, ठीक है, जो बेसिकली बड़े बड़े ग्रेड A के हिसाब से और IITs के हिसाब से ये 2 एग्जाम होते हैं। तो भाई जो IIT JEE होता है, इट्स मोर अबाउट लॉजिकल टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि हाँ, इसमें कौन सा कंसेप्ट अप्लाई करना है। बट गेट बहुत ईजी है, अगर आप हार्ड वर्किंग हो ना गेट में, तो आपकी रैंक आनी ही आनी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत लिमिटेड है, कोर्स लिमिटेड है, बस आपको हार्ड वर्क करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। लाइक आप मानोगे नहीं, मैंने अपने प्रिपरेशन के टाइम पे टोटल 2 साल में 12 से 15 क्वेश्चन मैंने लगा चुके थे भाई, टोटल।
मैंने पर डे बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करे। और पता है मैंने ऐसा कभी नहीं किया कि लेकिन बहुत सारे सोचे ढूंढ रहा हूँ कि हाँ भाई मैंने 5-6 बुक्स देख ली, मैंने 5-6 टेस्ट सीरीज सॉल्व कर लिया, ऐसा नहीं। मैंने दो ही बुक फॉलो करी है, गेट प्रीवियस ईयर और एक ईएससी अच्छा। प्रीवियस ईयर। मैंने उन्हीं को बार बार रिपीट करता गया, टेस्ट सीरीज देता गया, रिपीट करता गया, टेस्ट सीरीज देता गया। उसी से मेरे को काफी हमको रिसोर्स लिमिटेड करने पड़ेंगे गेट निकालना। अगर आप ऐसा नहीं कि भाई आप सब बुक तो नहीं पढ़ सकते, सीधी सी बात है। इसलिए वो सब चीज़ें पढ़ो तो आपको रिलेवेंट लग रहा है कि हाँ यार ये चीज़ मेरे लिए बेनिफिट करेगी, ये चीज़ मेरे को अच्छा लग रहा है, इसको समझ में आ रहा है, ये बुक की लैंग्वेज हमको समझ में आ रही है, इस बुक के जो सॉल्यूशन दिए हैं जो पीछे वो एकदम एक्यूरेटली है। तो मैं मेरे हिसाब से मेडिजी और एस एकेडमी की बुक प्रीफर करूँ प्रीवियस ईयर के लिए। और बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भाई एक बुक और आती है बिट्स एंड बाइट्स करके, मैंने वो सॉल्व करी थी भाई, इससे मेरे को काफ़ी बेनिफिट मिला। और टेस्ट सीरीज की बात करी जाए तो भाई आप प्रीफर करो एसर्जिक अगर आपका मैकेनिकल है तो। और अगर आपको लगता है कि नहीं यार भाई मेरे को ऑल इंडिया रैंक भी देखनी है अपनी, कि मैं पूरे इंडिया में कहाँ लाई कर रहा हूँ, तो भाई इसके लिए आप मेडिजी के टेस्ट सीरीज प्रीफर कर सकते हो। क्योंकि मेडिजी की टेस्ट सीरीज ऐसी होती है कि उसमें बहुत से जो बच्चे सीरियस होता है ना गेट के लिए, वो सब बच्चे मेडिजी की कोचिंग लेते ही लेते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आपको रैंक देखनी है कि हाँ यार मेरी इतनी रैंक आने वाली है 10,000, 5,000, 4,000, 2,000, तो आप मेडिकल रैंक लो। आपको अच्छे क्वेश्चन करने हैं, हाँ भाई ठीक है, जो क्वेश्चन गेट में आते हैं लेवल देखना है आपको, गेट का लेवल का चेक करना है, तो भाई उसके लिए मैंने सर्जिक प्रेफर करी थी। तो भाई ये मेरी पूरी जर्नी थी भाई गेट के लिए। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि गेट की प्रिपरेशन करनी पड़ती है, लेकिन बच्चा गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट तो कर देता है, लेकिन उस दौरान उसके मार्क्स कम या ज़्यादा आने लगते हैं, तो उसी के कारण वो गेट की प्रिपरेशन करना छोड़ देता है। आप उस समय किस तरीके से टैकल करते थे उस आपके जो इस जर्नी के दौरान, जो आपकी गेट की प्रिपरेशन के दौरान जो अप्स एंड डाउन्स आए थे, आप उसे किस तरीके से लाइफ में टैकल करते थे और उससे मूव ऑन करते थे? लाइक मेरे हिसाब से भाई देखो, कोई भी एग्ज़ाम एक रात में क्लियर नहीं होता भाई। अगर आप कोई भी एथलीट देखो, कोई भी स्पोर्ट पर्सन देखो, या फिर किसी भी लोग को देखो, सब पहले डे वन से वो सब सक्सेसफुल नहीं होते भाई। रिएक्शंस आएंगे, फेलियर्स आएंगे, तो हमको से घबराना नहीं है। लाइक मैं बता रहा हूँ आपको एक बात, लाइक इनिशियली ड्यूरिंग माई आई गेस हाँ 4-5 महीने मैंने जब तैयारी स्टार्ट करी थी ना अपनी, मेरे को लगा था कि मेरे को समझ ही नहीं आ रहा, मुझसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते थे, मेरे को लगा था कि यार मेरे गेट मेरे लेवल का है ही नहीं। फिर धीरे धीरे मैंने प्रिपरेशन का स्टेप स्टार्ट करा, मेरा फ्लो बना, रिदम आया, फिर लगने लगा कि हाँ ये डुएबल है, अपन इसको मैं आराम से कर सकते हैं। इसलिए मैं कभी जी। घबराना नहीं है। और रही बात इंटरव्यूज़ की, तो भाई जितने बिल्कुल। इंटरव्यू मैंने फेस करे इन लाइफ में ऑलमोस्ट, मतलब बताऊंगा मैं, आपको मानोगे नहीं इस चीज़ को, आपको लगेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, बट मैंने इनिशियली बता रहा हूँ, मैंने 8 इंटरव्यू में रिजेक्शन ही फेस करा है। मैं इंटरव्यू में गया हूँ, मैंने वहाँ पे सच में तो वहाँ पे नर्वस हो गया हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। कहीं ना कहीं मैंने मेरा ऑन कैंपस प्रिपरेशन का स्टेप स्टार्ट करा, मेरा फ्लो बना, रिदम आया, फिर लगने लगा कि हाँ ये डुएबल है, अपन इसको मैं आराम से कर सकते हैं। इसलिए मैं कभी घबराना नहीं है। और रही बात इंटरव्यूज़ की, तो भाई जितने इंटरव्यू मैंने फेस करे इन लाइफ में ऑलमोस्ट, मतलब बताऊंगा मैं, आपको मानोगे नहीं इस चीज़ को, आपको लगेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, बट मैंने इनिशियली बता रहा हूँ, मैंने 8 इंटरव्यू में रिजेक्शन ही फेस करा है। मैं इंटरव्यू में गया अच्छा। हूँ, मैंने वहाँ पे सच में तो वहाँ पे नर्वस हो गया हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। कहीं ना कहीं मैंने मेरा ऑन कैंपस प्लेसमेंट हुआ ही नहीं इनिशियल डेज में, आप मानोगे नहीं इस चीज़ को। मतलब मैंने पहली कंपनी नवंबर में मैंने अप्लाई करा था, वहाँ मैं इंटरव्यू में बैठा, मैंने बहुत सारे सोचा कि चलो ठीक है, लाइफ के पहले का अच्छा खासा पैकेज ऑफर करके मैंने इंटरव्यू में बैठा, मेरा वहाँ पे नहीं हुआ। फिर मैं एक और जगह इंटरव्यू में बैठा, मेरा वहाँ भी नहीं हुआ। तो ये क्रिएशन तो लाइफ का पार्ट होता है भाई। अगर आप उससे घबराओगे ना, तो कहीं ना क्या लगेगा कि यार भाई लो अब क्या होगा, इसके आगे क्या। बट हाँ कहीं ना कहीं आपको बिलीव रखना है अपने ऊपर। आप पता मानोगे नहीं, इस साल जनवरी में है ना, मेरा पता है लास्ट इंटरव्यू था, मतलब एक मेरा कैंपस आया था ऑन कैंपस, वो इंटरव्यू मेरा क्रैक नहीं हुआ। तो पता है लिटरली आप मानोगे नहीं, उस समय मैं अपने भोपाल में घर पे था, मैं पता है मैंने अपने घर से रोने लगा, पता है कि यार मेरा क्या होगा, मेरा प्लेसमेंट नहीं हो रहा, गेट का पता नहीं गेट होगा कि नहीं होगा इस साल, मेरे को समझ नहीं आ रहा करियर कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा। तो देखो मेरा बहुत डाउन फेज था लाइफ में, बट मेरे घर ने मेरे को चेयर अप करा कि यार हाँ भाई आप कर सकते हो इस चीज़ के लिए, तो आपको ट्राई करना चाहिए। अभी तो आपका गेट का पेपर हुआ भी नहीं है, अभी 1 महीना पूरा बचा हुआ, आप ट्राई करो, जनवरी मंथ है, जितना हो सके बेस्ट दो। और मेरा ये प्लान था कि अगर गेट नहीं हुआ इस साल तो ड्रॉप लेंगे या फिर कुछ और चीज़ें करेंगे। तो मेरे हिसाब से आपको सराउंडिंग में, आपको जो सराउंडिंग होती है वो आपको बहुत इनिशियली आपको बहुत हेल्पफुल होती है। जैसे कि भाई मेरे जो फ्रेंड सर्कल था, मेरे कॉलेज के कुछ दोस्त थे, मेरे होम टाउन में कुछ दोस्त थे, प्लस मेरे जो अपने रिलेटिव में थे या फिर मेरे जो घर वाले थे, उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट करा, उन्होंने मेरे को हमेशा पुश किया कि तू कर सकता है भाई, तू आगे जा, तू कर सकता है, तू आगे जा। कहीं ना कहीं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई।
अच्छा, देखिए आपने जैसे आपके फैमिली का और फ्रेंड्स का वर्णन किया यहाँ पर बताया जैसे कि, तो हाँ भाई। आपके हिसाब से एक फैमिली और एक फ्रेंड्स का क्या प्ले रोल होता है एक किसी बच्चे की सक्सेस में या लाइफ में? लाइक मैं आपको बताता हूँ एक बात भाई। लाइक मेरे घर में जो मेरे दादाजी हैं, पता है वो खुद पब्लिक सेक्टर में BHL से रिटायर हुए हैं वो। तो उनको उनको देखकर ही मेरा एक मोटिवेशन आया जी। था डे वन से कि लाइक मुझे गेट क्रैक करना अच्छा। है, मुझे PSU में जाना है। क्योंकि मैंने बचपन से उनको देखा है ऑफिस जाते हुए, ऑफिस से आते हुए। मेरे को मैं भाई BHL ने भी बचपन से आने जाने में लगा रहा है भोपाल में। कहना कि मेरे सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन मेरे वही थे। तो मेरे को ऐसा लगता है कि आपके जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, जैसे मेरे पापा, मेरे चाचा चाची, मेरे दादा दादी, ठीक है, मेरे कुछ फ्रेंड्स वगैरह हैं, वो अगर आपके अच्छे होंगे ना भाई, आपको बहुत अच्छा, आपको लाइफ में आप काफी आगे निकल जाओगे। वो आप उनसे गाइडेंस लेते हो, उनको बताते रहो अपने बारे में कि देखो मेरा ये चल रहा है, मेरे को यहाँ पे दिक्कतें आ रही है, मेरे को सब बताओ। तो आपको पता है प्रॉपर गाइडेंस देंगे वो। लाइक बताऊँ अब आपको जो बताता हूँ मैं, अगर आपका सच्चा फ्रेंड, अगर ट्रू फ्रेंड अगर आपका होगा, और आपके फैमिली में अगर फैमिली मेंबर वैसे सब अच्छे ही होते हैं, बट वही लोग वही चाहेंगे कि आप आगे बढ़ो। ऐसा नहीं है कि भाई सारे दोस्त अच्छे होते। लाइक मेरे कॉलेज टाइम में ऐसे दोस्त भी मेरे को मिले, तो पता है मेरे सामने का अच्छी बातें करेंगे, लेकिन बिहाइंड में बैक वो हमेशा बोलेंगे कि यार इसका कैसा हो रहा है, इसका तो कुछ होगा भी नहीं फ्यूचर में। ऐसे भी मैंने तो ये भी सुना है कि भाई लोग ये भी बोलते हैं कि इसको तुक्के में लग गया। ठीक है भाई, तुक्के में लग गया, ओके। तुक्के में गेट पहली बार निकल गया, अगली बार भी गेट तुक्के में निकल गया, टेस्ला में तुक्के में लग गया। तो वो हेटर्स आपको हर जगह मिलेंगे। बट मेरे हिसाब से अगर आपकी फैमिली अच्छी होगी ना, अब फैमिली देखो, अगर आप फैमिली मेंबर्स अगर अच्छे होंगे तो वो आपको मोटिवेट करेंगे। लाइक तो मतलब यही बोलूंगा भाई कि मैं फैमिली हो नो, अगर आपकी फैमिली मतलब मेरे हिसाब से फैमिली जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा आपको इंस्पायर करेगी चीज़ों के प्रति, आपको मोटिवेट करेगी। ठीक है, लाइक मेरे दादाजी ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। आप मानोगे नहीं भाई, मेरे दादाजी पर डेली मुझे फोन आएंगे इंदौर में कि आज कितना पढ़ा, कितने घंटे पढ़ रहा है, टेस्ट सीरीज में कितने नंबर आ रहे हैं, रिविजन कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्वेश्चन सेल सॉल्व हो रहे कि नहीं हो रहे। लाइक पता है मेरे दादाजी 76 ईयर्स के हैं। सो फिर भी मेरे से वो भाई, फिर भी मुझे वो काफ़ी ज़्यादा इनकरेज करते रहते चीज़ों के प्रति कि लाइक हो जाएगा, तू कर लेगा, तू तू चिल तू तू मतलब तू चिल कर, तू ये कर, वो कर। तो मतलब मानोगे नहीं, मेरे घर से कोई प्रेशर नहीं था प्लेसमेंट्स को लेके, तू प्लेसमेंट को चाहिए ही चाहिए। उनका ऐसा था कि भाई प्लेसमेंट में फोकस ज़्यादा मत कर, तू गेट पे फोकस कर। तो कहना कि मेरा प्लेसमेंट इतना फोकस था भी नहीं, मैंने प्रॉपर गेट में ही फोकस करा। इसलिए मुझे लगता है कि भाई फैमिली का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कहीं ना कहीं फ्रेंड्स जो आपके जो होते हैं, लाइक मेरे हिसाब से पता है मेरी लाइफ में सिर्फ 3-4 फ्रेंड्स काफ़ी क्लोज बने मेरी पूरी कॉलेज लाइफ में। जैसे आपको नाम ले सकता हूँ भाई, अगर आप बोलो तो कोई दिक्कत नहीं है। जी जी, बिल्कुल हाँ, इसे मेरे बिल्कुल। फ्रेंड्स हैं भाई, इसे प्रतीक शर्मा है, ठीक है, वो भाई अपने IPS का ही FT का है। रेहान हो गया, ठीक है, गजेंद्र हो गया भाई, हिमांशु शर्मा हो गया। मेरा पता है मेरा स्कूल मेट्स हैं भाई, से मेरे प्रांजल भाई, और क्या उसका नाम क्या है भाई, अंश भाई। तो ये सब लोग कहते काफ़ी अच्छे रहे भाई, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट करा मुझे। एक लड़की मतलब मेरी कुछ बेस्ट फ्रेंड्स भी थी, नंदनी हो गई, स्मृति वगैरह हो गई। इन लोगों ने मुझे भाई काफ़ी चेयरअप करा जगह जगह पे कि भाई तू कर लेगा यार, कोई बड़ी बात नहीं, कोई भी कर लेगा, कोई भी कर लेगा, ऐसा करके दे ऑलवेज कीप मोटिवेटिंग मी। तो मुझे लगता है कि भाई उन्हीं के थ्रू, मतलब उन्हीं के चक्कर में, आप पता मानोगे नहीं, आप बोलते हैं ना फ्रेंड का इन्फ्लुएंस कैसा होता है। जैसे पता है मेरा जहाँ मैं रहता था ना, कभी कभी शाम के टाइम मैंने अपने किसी फ्रेंड को फोन लगाया, जब चल घूम के आते हैं अपन, पता वो मुझे क्या बोलेंगे, भाई तेरा एग्जाम आया ना कुछ दिनों बाद, तू पढ़ क्यों नहीं रहा है, तो गेट निकालनी क्या। तो भाई सोच रहा, तू सोचना, मतलब मेरे फ्रेंड्स इतने अच्छे थे कि हमेशा मुझे बोलेंगे तू यार टाइम वेस्ट मत कर, फोन मत चला। कभी कभी तो मेरे किसी फ्रेंड का फोन आया और वो बोलेंगे कि भाई तुम्हारा फोन बिजी क्यों आ रहा था। मैंने बोला भाई मैं ऐसी बात मैंने किसी फ्रेंड से करा था, वो मुझे बोलेंगे कि भाई तू पढ़ ले यार, तो गेट क्रैक करनी है कि नहीं करनी है। तो कहीं ना कहीं भाई अच्छे फ्रेंड्स होने का भी काफ़ी इन्फ्लुएंस लाइफ में होता है। इसलिए भाई अपने फ्रेंड सर्कल सराउंडिंग को अच्छा बनाओ, अपने पेरेंट्स से टच में रहो, चीज़ें उनका शेयर करो, और लाइफ में आप पक्का डेफिनेटली ग्रो करोगे ऐसा। अच्छा, जैसे कि जब अपन कॉलेज लाइफ में रहते हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमें अच्छे दोस्त मिलेंगे या बुरे दोस्त नहीं मिलेंगे। हम किसी भी कंडीशन में बुरे दोस्त रहते हैं, हम उन्हें छोड़ नहीं सकते, उसे नहीं बोल सकते कि भाई मेरे को तेरे साथ नहीं रहना है। आप उन जो बुरे दोस्त आते जो आपके लाइफ के अंदर एंटर होते थे, आप उन्हें किस तरीके से टैकल करते थे? क्या उन्हें आप अपना फ्रेंड मानते थे या मतलब फिर ठीक है छोड़ देते थे? आप उन्हें किस तरीके से टैकल करते थे? लाइक मैं आपको बताऊँ एक चीज़, लाइक मैं इस चीज़ को ऑफिशियली बोलूँगा, ठीक है, बोल दूँ, तू बोले तो ठीक है ना, मैं बिल्कुल बोलता हूँ। बिल्कुल। लाइक जिस क्लास में बैठा करता था मैं, ठीक है ना, मतलब मेरी क्लास का ज़्यादा बैसेज नहीं था, जी। मतलब पता है जिस क्लास में बैठा करता था ना मैं, मेरा वहाँ पे एक भी फ्रेंड नहीं था। अगर देखा जाए तो मेरा एक भी क्लोज फ्रेंड नहीं था वहाँ पे। ओके। ठीक है, आप मानोगे नहीं, थर्ड ईयर में जब मेरी रैंक आई, देवर लाइक हिमांशु की रैंक कैसे आ गई,
ठीक है, तुक्का लगा दिया होगा, झूठ बोल रहा होगा, एक्सेट्रा 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 एक्सेट्रा, ये चीज़ें कहाँ ही आ सकती है। तो इसका फाइनल में जब रैंक आई तो आप मानोगे नहीं, पता है मेरे को पूरा कॉलेज ने सपोर्ट करा, मेरे को पूरे कॉलेज ने चेयर करा, प्रिंसिपल मैम हो गई, मेरा छोटी सर हो गए, सबने मेरे को सपोर्ट करा कि चलो अच्छा है भाई, हिमांशु का रैंक है, रैंक है, रैंक आई। बट क्लास में मुझे किसी ने भी मेरे को तब इंकरेज नहीं किया, अप्रिशिएट नहीं किया, मेरे को कनेक्शन मिलने तक भी नहीं आया। आप पता मानोगे, टेस्ला में मेरा हुआ, मेरे को पूरे कॉलेज ने, मेरे को पूरे कॉलेज, पूरे इंदौर, पूरा भोपाल, मेरे को जगह जगह से मेरे को डीएम्स आ रहे हैं। क्लास में किसी लड़के ने मेरे को विश नहीं किया। तो भाई सबके साथ आपको पता है, देखो मैं आपको चीज़ बताऊँ भाई, आप जब आगे बढ़ोगे ना लाइफ में, आपको खींचने के लिए बहुत लोग आएंगे कि तू आगे मत जा, लेकिन आप पता है आप जब बढ़ जाते, लाइफ में आगे बढ़ जाते हो ना, तो आपको तो उन लोगों को पूछना भी नहीं चाहिए। इसलिए मेरे हिसाब से भाई आपके जो फ्रेंड सर्कल होंगे ना, देखो अब कुछ बताता हूँ मैं, जैसे कि हम कॉलेज के डे 1 में जाते हैं, जब फर्स्ट टाइम आया था, हमको समझ में पता नहीं होता चीज़ों के प्रति कि भाई हमारे लिए कौन अच्छा, हमारे लिए कौन बेकार है, ठीक है। आपका सबसे वैसे बातें होगी, फिर धीरे धीरे आपको समझ में आने लगा कि हाँ ये लड़का जो है वो ऐसा है, वो लड़का मेरे लिए अच्छा नहीं है, वो लड़की की हरकतें अच्छी नहीं है, वो चीज़ अलग अलग चीज़ों में इंडल्ज है वो। इसलिए आपको पता है धीरे धीरे करके लोगों को कम करते हैं, लाइफ से कम करते जाना है। तो आपको मैं बोलूँगा इस चीज़ को आप मानोगे नहीं, बट मेरी लाइफ में आज के दिन बहुत सॉर्टेड लोग हैं मेरी ज़िंदगी में, पता है। लाइक मेरी लाइफ में कितने 4 लोग मेरे खास फ्रेंड्स हैं, जिनसे मेरी बात हो जाती है, बाकी में किसी के साथ बातचीत भी करता नहीं हूँ। इसलिए भाई फ्रेंड्स को मेरे हिसाब से अच्छे फ्रेंड्स रखना लाइफ में पॉइंट होता है भाई। अच्छा, जो बच्चे रहते हैं उस कॉलेज के दौरान वो सोचते हैं कि जो बच्चे जो आईआईटीज़ वगैरह या जो बड़ी बड़ी आईआईएम्स में जो प्लेस्ड हैं, जो ऑलरेडी बड़ी बड़ी कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, उन्हें ही जो टेस्ला जैसी बड़ी कंपनियां हैं, गूगल जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो वहाँ से बच्चे को उठा लेती है। क्या आपके हिसाब से जो छोटा बच्चा है या जो इंदौर जैसी छोटी सिटी में पढ़ रहा है, क्या वह भी टेस्ला जैसी बड़ी कंपनीज़ में या गूगल जैसी बड़ी कंपनी में प्लेस्ड हो सकता है क्या? क्या ये एक बच्चों के मिथ है या एक, हाँ हम आप बोल सकते हैं कि हाँ ये ऐसा है? लाइक भाई मेरे हिसाब से एक एग्जाम डिसाइड कर सकता है कि आपका करियर कहाँ जाने वाला है। आप जब इंसान 11th-12th में रहता है, कहीं ना कहीं बच्चे ऐसे भी होते हैं ना, उसमें मतलब फोकस नहीं होते पढ़ाई को लेके, कहीं ना कहीं उनका IIT एग्जाम नहीं निकलता, उनको IIT भी नहीं मिलता। इसका ये मतलब थोड़ा क्योंकि लाइफ खत्म हो गई है। मेरे हिसाब से भाई एवरी डे इज एन अपॉर्चुनिटी। हमको भाई देखना चाहिए कि हम आज अच्छा क्या कर सकते हैं, अगर हमारे कल की रात, अगर कल का दिन खराब हुआ है तो। इसलिए भाई IIT में नहीं जाना इट्स नॉट अ वेरी बिग डील। लाइक आपकी बात बताऊँ मैंने ऐसे बच्चों को भी जानता हूँ जो IITs में हैं बट उनका पैकेज बहुत कम है। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो नॉन IITians हैं बट लाइफ में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। इसे आपको पता होगा ना, जितने भी एंटरप्रेन्योर हैं आज की डेट में जो स्टार्टअप्स कर रहे हैं, मोस्टली लोग नॉन IITians ही हैं भाई। उनका कोई IIM IITs है ना, एम्स वगैरह के तो नहीं है। तो इसलिए भाई ऐसा तो है नहीं कि वहाँ आपको बस इतना पता होना चाहिए कि आपको डायरेक्शन क्या चूज करनी है लाइफ में। जैसे आपको बता रहा हूँ मैं, IIT आपको इन्वायरमेंट देगा, ठीक है। एक IIT में जो बच्चा होगा ना, वहाँ के फैकल्टीज, आपके जितने भी जो फ्रेंड सर्कल होगा, आपके सीनियर्स आपको मेंटोर कर रहे होंगे कहीं ना कहीं, आपको बताएंगे कि लाइफ में क्या करना है, प्लेसमेंट कैसे ग्रैब करनी है, ठीक है। आपको टीचर बताएंगे कि भाई आपको कौन सा कोर्स करना है, आप कौन सी स्किल्स ग्रैब करो। फिर मुझे समझ में आया 2nd ईयर और 3rd ईयर के बीच में कि मुझे और चीज़ एक्सप्लोर करनी चाहिए। लाइक कोविड चल रहा था, मैंने सोचा कि चलो ठीक है अपन एक काम करते हैं, बट डिज़ाइनिंग वगैरह में अपन अपना ट्राई करते हैं। मैंने इनिशियली स्टार्ट किया सॉलिडवर्क्स कैटिया वगैरह से, इनसे स्टार्ट किया। मैंने उसके लिए ऑनलाइन प्रोग्राम से प्रेफर करे क्योंकि कोविड टाइम था, जाना हो नहीं पा रहा था। फिर ऐसे अपन ने धीरे धीरे करके सॉफ्टवेयर में अपना हाथ जमाया, और प्लस मुझे ऐसा लगा कि यार ठीक है और भी चीज़ें करनी चाहिए। मैंने बहुत सारे फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ से मैंने वहाँ के प्रोफेसर से अप्रोच करा, उनके साथ मैंने बहुत सारी चीज़ों पे काम करा। लाइक उनके रिसर्च पेपर से मैंने कंट्रीब्यूट किया, उनके मैंने बहुत सारे मॉडल सिमुलेशन भी किए। काइंड ऑफ मैंने फ्रीलांसिंग का भी काम करा हुआ है, मतलब मैं 2 साल एज अ फ्रीलांसर मैंने काम किया हुआ है। उसमें मैंने USA वगैरह के, यूरोप वगैरह कंट्रीज़ के मैंने 50-60 प्रोजेक्ट्स रफली मैंने क्या बोलते हैं अपने उनके अंडर में करके काम करे। मैंने उससे काफ़ी अर्निंग करी। लाइक मैं सोचा था कि जो फ्रीलांसिंग में कर रहा हूँ वो मेरा साइड इनकम होगा, बट मेरा मेन मोटिव तो मेरा जो मेन मोटिव था वो गेट क्रैक करना ही था। बट फिर धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि अच्छा ठीक है, गेट क्रैक करने से पब्लिक सेक्टर मिलेगा, बट उसके बाद क्या, पब्लिक सेक्टर में क्या होता है, इतना ग्रोथ नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म में देखो ना, इतना ग्रोथ नहीं है। तो मैं सोचा कि काम करते हैं अपन मास्टर्स का सोचते हैं। तो मैंने फिर सोचा कि मास्टर्स कहाँ कर सकते हैं। तो सबको पता है ये चीज़ कि भाई कि जो जर्मनी है वो हब होता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। मैंने सोचा कि ठीक है अपन एक काम करेंगे, बीटेक के बाद अपन ना IELTS एग्जाम वगैरह क्रैक करके अपन वहाँ जाएंगे जर्मनी मास्टर्स के लिए। फिर मैं ऐसे ही मैं रैंडमली 3rd ईयर की एंडिंग में चीज़ें देख रहा था कि भाई
कौन कौन से कॉलेजेस हैं, उनका कैसा कैसा प्लेसमेंट वगैरह है वगैरह वगैरह। तो मुझे चला पता है कि अच्छा वहाँ पे कौन कौन सी कंपनियाँ भी है। उसके बाद मैं सोचा कि जो ठीक है काम करते हैं। लाइक मैंने अपने पूरे बीटेक फील्ड में, मतलब बीटेक के 4 साल में मैंने रफली मैंने 4 से 5 बड़ी बड़ी कंपनी में इंटर्नशिप करी है। और इन टोटल मेरी इंटर्नशिप 6 इंटर्नशिप मेरी बीटेक में हुई है। तो मुझे काफ़ी अच्छा आइडिया था कि लाइक इंटर्नशिप करने से काफ़ी चीज़ सीखने को मिलती है, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज काफ़ी मिलता है इंटर्नशिप के थ्रू। मैं सोचा ठीक है काम करते हैं अपन। जर्मनी में कोई भी बड़ी कंपनी होगी, अगर एज ए बीटेक का वो किसी को हायर कर रही होगी रिमोट लोकेशन पे, तो अपन है ना अपना इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करते हैं। अगर इंटर्नशिप मिल जाती है तो कहीं ना कहीं अपना ही एडवांटेज रहेगा, अपन को क्या कहते हैं स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा लॉन्ग टर्म में जाके। इसलिए मैं सोचा ठीक है अपने काम करते, कंपनी एक्सप्लोर करते हैं कि कौन सी कंपनी में जाना है, कौन सी कंपनी में नहीं जाना। तब मुझे पता चला, मेरा एक फ्रेंड था IIT रुड़की का, उसने मेरे को सजेस्ट किया कि भाई अगर तेरा पूरा प्लान है जर्मनी में जाके करने का तो एक काम कर, टेस्ला बहुत से बड़ी कंपनियां हैं जो कहते कार मैन्युफैक्चर करती है और बहुत सारी चीज़ों के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं यहाँ पर जर्मनी में। वो एज अ बीटेक रिमोट लोकेशंस पे प्रोवाइड कर इंटर्नशिप प्रोवाइड कर रही है। तो अगर भाई तेरे पास काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस वगैरह भी है सॉफ्टवेयर वगैरह का, तो क्यों ना तो एक काम को तो अप्लाई कर दे उसके थ्रू। मैंने कहा ठीक है भाई, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो अपन अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर मैंने उसी के गाइडेंस की, जो कि वो अभी लड़का खुद अभी वो अपने यहाँ से मास्टर्स कर रहा है टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक से, जो कि जर्मनी में है। वो अभी अपना MSc कर रहा है। तो उससे मैंने गाइडेंस ली कि भाई अच्छा कैसे कैसे चीज़ें करनी है, कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या करना है। तो उसने मुझे पूरा प्रोसीजर बताया भाई कि देखो ऐसी चीज़ें हैं, रेज्यूमे ऐसे बनाना है, चीज़ें ऐसे करनी है, वैसे वैसे करना है। तो मैंने उसको चीज़ों को फॉलो करा। फिर मैंने इंटर्नशिप में अप्लाई करा। इंटर्नशिप में मैंने अप्लाई किया तो मेरे को शायद 7-8 दिन लगे थे। मेरे को वहाँ से रिप्लाई आया कि भाई आपका जो रिज्यूमे है वो शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ। तो फिर मेरे को लगा यार ये क्या चीज़ें हो रही है। तो फिर मैं दोबारा अपने फ्रेंड से कांटेक्ट करा, तो उसने मुझे गाइडेंस करा कि देखो आपका जो फील्ड है ना, आपने फील्ड के रिगार्डिंग या अपॉर्चुनिटी के लेवल अप्लाई करो। तो मैंने कहा ठीक है भाई ऐसा करते हैं। तो फिर मेरे को बहुत टाइम लगा अपने फील्ड के अकॉर्डिंग, अपनी चीज़ों के अकॉर्डिंग मेरे को इंटर्नशिप ढूंढने में। फिर जब मेरे को इन द एंड मेरे को 3 हफ्ते बाद मेरे को एक इंटर्नशिप मिली जो कि सूटेबल थी। 6 महीने की इंटर्नशिप थी। 2 महीने का इनिशियली ट्रेनिंग प्रोग्राम था, उसके बाद 4 महीने का उन्होंने मेरे को स्टाइपेंड देने वाले थे वो लोग अच्छा खासा। ठीक है, तो मेरे को लगा ठीक है भाई अच्छी चीज़ है अपन करते हैं। तो मैंने वही चीज़ मैंने अप्लाई करी। इसके बाद जब मेरा CV शॉर्टलिस्ट हुआ, उन्होंने मेरे को एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया। फिर वो एग्ज़ाम क्लियर करा। जैसे मैंने आपको बताया मेरा गेट क्लियर हुआ था, तो मेरा टेक्निकल जो नॉलेज था मैकेनिकल वो काफ़ी अच्छा था। और प्लस मेरा डिज़ाइनिंग वगैरह में भी काफ़ी अच्छा कमांड हो गया, 2 साल में कमांड हो गया था। मेरे को वहाँ पे ऐसी दिक्कत नहीं है एग्ज़ाम निकालने में। उसके बाद एक मैनेजर इंटरव्यू हुआ। उस मैनेजर इंटरव्यू में ऐसा था कि नॉर्मली मुझसे कुछ 5-6 क्वेश्चंस पूछे कि भाई ऐसा ऐसा क्या है, वैसा वैसा क्या है, आपको क्या क्या चीज़ें आपने करी है। और फिर मुझे वहाँ पे एक एडवांटेज मिला जो मैंने बीटेक टाइम पे एडवांटेज मिला, जो कि मैंने इंटर्नशिप्स करी हुई थी। मैं आपको बताया मैंने 5 से 6 जगह मैंने इंटर्नशिप करी थी। IOCL, ONGC, इंडियन रेलवेज, उसके बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और BHL ऐसे करके, और एक निर्धरा प्लांट जो कि अपने इंदौर में ही है। ऐसे करके मैंने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन से अपनी इंटर्नशिप करी हुई थी। तो कहीं ना कहीं मुझे उसका एक्सपोजर का काफ़ी हेल्पफुल हुआ। उन्होंने मुझे बोला कि आपने अपने प्रीवियस इंटर्नशिप में क्या क्या चीज़ें स्किल्स और क्या क्या आपने चीज़ सीखी, आप हमें एक्सप्लेन करो। मैंने बताया। उसके बाद उन्होंने मुझे बोला ठीक है चलो अच्छा है। फिर मेरे को पूरा का दोबारा उन्होंने मेरे से कुछ और टेस्ट भी लिए जो कि डिज़ाइन रिलेटेड क्वेश्चन दिए। उन्होंने मेरे को 8 से 9 क्वेश्चन दिए, डिज़ाइनिंग वाले क्वेश्चन दिए थे, जो मैंने बड़े मुश्किल से करे। बट ठीक है, मेरे को चीज़ें उससे अच्छे से आती भी नहीं थी। मैंने धीरे धीरे करके कैसे कैसे करके मैंने वो चीज़ कर ली। उसके बाद जैसे ही मुझे समझ में आया कि चलो ठीक है कि मेरा डिज़ाइनिंग क्लियर होने वाला है, तो मैंने कहा ठीक है चलो सर ओके, मेरा तरफ से सब कुछ सबमिशन हो गया था। अब मैं रिज़ल्ट का वेट कर रहा था। तो 4 जनवरी को रिज़ल्ट आया इंटर्नशिप का, उसमें मैं सेलेक्ट हो चुका था। अब इनिशियली 2 महीने तो काफ़ी चीज़ें सिखा रहे थे वो लोग। लाइक उन्होंने मेरे को बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स के बारे में बताया, इंडस्ट्रियल रोबोट्स के बारे में बताया, PLC प्रोग्रामिंग के बारे में बताया, ब्लेंडर, स्केचअप और 3D एक्सपीरियंसेस, सर्वो ड्राइव्स वगैरह सब चीज़ काफ़ी चीज़ उन्होंने समझाई मुझे, क्या क्या चीज़ें हमारी कंपनी किस चीज़ों में काम करती है ऑटोमेशन में। तो उन्होंने मुझे काफ़ी चीज़ गाइडेंस करी। 2 महीने में काफ़ी चीज़ें मेरे को बताई। उसके बाद इनिशियली मेरा पहला टास्क मुझे मिला जो कि असाइनमेंट था, वो मेरे को 7 तारीख को मिला, 7 मार्च को मुझे असाइनमेंट मिला। उसमें उन्होंने मेरे को कुछ असाइनमेंट टास्क दिए थे करने के लिए, जो मैंने करे। फिर धीरे धीरे मेरे को और टास्क मिलते गए, धीरे धीरे कर देना उनका लेवल अप होता गया, मेरा लेवल अप होता गया। मैंने अपने 4 महीने का जो इंटर्नशिप ड्यूरेशन था जिसमें मैंने असाइनमेंट्स करे प्रॉपर, उसमें मेरा 9 बार लेवल अप हुआ। उससे मेरे को अच्छा खासा स्टाइपेंड भी काफ़ी मिला। लाइक मेरे को 7-8 लाख रुपए करीब स्टाइपेंड मिला मेरे को इन 4 महीनों में।
और उसके बाद मैंने जब लास्ट डे था जो कि टेस्ला में था, और मेरा शायद लास्ट डे शायद 30 मई को था, जो कि मेरा लास्ट असाइनमेंट का डे था। क्योंकि मैंने बिफोर टाइम में सारे असाइनमेंट पूरे कर लिए थे, इसलिए मेरे को एक महीने का एडवांटेज था। तो उन्होंने मेरे को एक चीज़ बताई कि लाइक आपका हम नाम रिकमेंड कर रहे हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हो टेस्ला में ज्वाइन करने के लिए तो डू लेट मी नो। तो मैंने कहा ठीक है सर, और मैंने अपने मैनेजर को बोला ठीक है सर, मैं तो इंटरेस्टेड हूँ इस चीज़ के लिए, आप मुझे बताइए लाइक कि क्या प्रोसीजर आगे का। तो उन्होंने मुझे 75 क्वेश्चन का एक वो दिया था, टास्क दिया था, वो मुझे 2 हफ्ते में करके देना था उनको। मैंने वो पूरे करे, उसमें 75 में से मैंने शायद आई गेस 69 क्वेश्चन कर लिए थे डिज़ाइन वाले पूरे। तो उनके बाद उन्होंने मेरा एग्जाम कंडक्ट कराया, उसमें प्रॉपर जो भी चीज़ इंटर्नशिप मैंने सीखी, पूरा वर्क कल्चर के बारे में, मेरे जो सब्जेक्ट्स थे जो मैंने इंजीनियरिंग में पढ़े हुए थे, वो सब चीज़ों के बारे में उन्होंने मुझसे पूछा। जब मेरा वो सब हुआ तो लास्ट फाइनल इंटरव्यू मेरा हुआ था आई गेस 6 जून का मेरा इंटरव्यू हुआ था लास्ट। उस इंटरव्यू में मेरा मैनेजर इंटरव्यू हुआ था, मैनेजर राउंड इंटरव्यू हुआ था, इसमें 4 इंटरव्यू हुआ था और टेक्निकल इंटरव्यू हुआ था, इसमें मेरे 3 इंटरव्यू हुए थे। उसको जब मैंने पूरा क्रैक करा, उसके बाद जब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि लास्ट में 4 ने खुद ही ने बोल दिया था कि हम आपको सिलेक्ट करेंगे। तो उन्होंने मुझे बोला कि इनिशियली आपकी सैलरी होगी 1.5 लैक्स, आफ्टर मास्टर्स आपकी सैलरी होगी 4 लाख। तो मेरे को लगा यार इंडिया में 1.5 लाख 4 लाख के अमाउंट की वैल्यू नहीं होती कुछ। मैंने कहा मैंने अपने 6 महीने प्रॉपर लगा दिए, बट इन द एंड मुझे तो कुछ अमाउंट मिला ही नहीं हाथ में। बट मैंने भी वहाँ पर इंटरव्यू में मना नहीं किया एचआर को, मैंने कहा ठीक है सर कोई बात नहीं, मैं इंटरेस्टेड हूँ, आप मेरा नाम, मुझे आपके यहाँ पे जॉब करनी है, मेरे को आपके यहाँ पे करना है, ऐसा करके मैंने उनको बोल दिया। उसके बाद मैंने अपने इंटरव्यू से मैंने एग्जिट करा, जूम मीटिंग से अपना मैंने कॉल डिस्कनेक्ट करा। उसके बाद फिर मेरे को लगा कि यार शायद मैंने इतना इंटरेस्ट नहीं लगा, क्योंकि मेरे को पैकेज कम मिला था जर्मनी के हिसाब से। तो मैं आगे बढ़ गया लाइफ में, मैं इंटरव्यूज तरीका नहीं लगा, जो मेरे पब्लिक सेक्टर के इंटरव्यूज थे, IOCL के, DRDO के इंटरव्यू मैंने भर के रखे थे गेट के बेसिस पे, तो उसकी प्रिपरेशन में लग गया। बट अगले ही दिन मेरे को 7 तारीख को उन्होंने मेरे को मेल भेजा, जो मैंने 11 तारीख को चेक किया, बाद में बहुत लेट चेक करा। उसमें उन्होंने मेरे को लिखा था कि 1.5 लाख यूरोस और 4 लाख यूरोस की सैलरी बन रही है। तो अब हम इंडियन हैं, हमको लगा यूरोस हैं, कितना ही बड़ा अमाउंट होगा, 40-50 लाख का अमाउंट होगा कन्वर्ट करने का इंडियन रुपीज़ में। बट जब मैंने गूगल पे वो कन्वर्ट करा अमाउंट, तब वो अमाउंट आया, जो 1.5 लाख यूरोस का जो अमाउंट आया वो आया 1.38 करोड़। और जब उसका मास्टर्स का जो अमाउंट आया 4 लाख यूरोस का, वो अमाउंट आया 3 करोड़ 60 लाख रुपए। आई वॉज लिटरली शॉक्ड एट दैट टाइम कि यार भाई ये कैसे हो गया, इतना बड़ा पैकेज। और आप पता मानोगे नहीं, एचआर ने पता मुझे कहा था अगर आपको लग रहा है सैलरी रिवाइज करनी है तो हम कर सकते हैं। बट मैंने बोला भी था कि सर ठीक, बता वो मेरे को ऑफर कर रहे थे 3.6 लाख यूरोस का, मैंने राउंड फिगर करके मैंने 4 लाख यूरोस मैंने बोल दिया था। तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी हाँ बोल दिया। फिर मेरे को बाद में लेटर रियलाइज़ हुआ कि गलती कर दी मैंने। अगर मैं बोलता उसको कि नहीं भाई मुझे अपना और रेस करना है, सैलरी 4.2 4.3 बोलता तो शायद क्या पता हो जाता, अगर मैं बार्गेनिंग करता तो। बट कोई बात नहीं, मुझे यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है, यहाँ पे मेरा मास्टर्स भी मेरे को मिल रहा है। और करेंटली यहाँ पे मास्टर्स करने के लिए एनरोलमेंट कराया है RWTH यूनिवर्सिटी एकेन, जो कि जर्मनी की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए। तो यहाँ से मैं ऑटोमेशन इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिला, दैट्स वाई मैंने बोला ठीक है चलो कोई बात नहीं। मेरा ऊपर से मेरा जो पूरा मास्टर्स का जो अमाउंट है पूरा स्पॉन्सर कर रहे हैं कंपनी वाले, अकोमोडेशन दे रहे हैं, ये टाइम का मेरे को फूड भी मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरे को काफ़ी सही लगा। सो दैट्स वाई मैं यहाँ पे कंटिन्यू करने का सोचा है मैंने। और मैंने जो मेरे पास ऑफर लेटर पढ़े थे जो इंडिया में जो गवर्नमेंट जॉब्स के थे, वो मैंने छोड़ के मैं यहाँ पर आके अब कंटिन्यू करने का सोच रहा हूँ। अच्छा, जो आपकी जो इस जर्नी के दौरान रहा था, जहाँ आपने जैसे बताया कि आपने इंदौर से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, तो आप इस जर्नी के दौरान आप क्या समझते हैं कि एक कॉलेज का कितना इम्पोर्टेंट रहता है इस बड़ी सक्सेस के लिए या किसी प्लेसमेंट्स को लेकर? टू बी वेरी ऑनेस्ट, लाइक जब मेरा इंटर्नशिप में हुआ, मेरा जब सिलेक्शन हुआ इंटर्नशिप में से लेकर पूरा इंटर्नशिप तक, मैंने कॉलेज के किसी को भी, कॉलेज के ना फ्रेंड्स को ना किसी को नहीं बताया था मैंने इस बारे में कि मैं यहाँ पे इंटर्नशिप कर रहा हूँ। इट जस्ट लाइक मेरे को लगा था कि यार अभी तो कुछ कंफर्म हुआ भी नहीं है, ऊपर से मतलब मेरे को पता भी नहीं था कि इन द एंड आके मेरे को यहाँ पे प्लेसमेंट मेरे को मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने किसी को इन्फॉर्म नहीं किया था। मेरे को आज भी याद है, मेरे को 7 जून को मेरा ऑफर लेटर आया था जो कि टेस्ला ने मेरे को दिया था। उस टाइम तक मेरा बीटेक खत्म हो चुका था। ठीक है, उसके बाद मैं जब अगले महीने में कॉलेज गया जुलाई में, वहाँ पे मेरे को अपने फैकल्टीज को, दोस्तों को बताया लाइक मेरा यहाँ हो गया है। अच्छा, उसके बाद उनको चला था पता कि लाइक हाँ कि हिमांशु का यहाँ आया हुआ है। एज सच कॉलेज का सपोर्ट तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि
मेरे जो सेकंड और थर्ड ईयर था, यानी कि फर्स्ट ईयर का आधा, सेकंड ईयर पूरा और थर्ड ईयर का आधा, मगर 2 साल मेरे पूरे घर पे ही गए। घर पे ही था मैं कोविड टाइम पे। उस टाइम मैंने पूरा स्किल्स एक्वायर करी, सब चीज़ें खुद ही करी। तो ऐसा देखा जाए तो यार मेरा ऐसा कॉलेज का कुछ नहीं है इतना, सब कुछ मेरा खुद ही इंडिविजुअली है। मेरा सब मैं ऑफ कैंपस मैंने अप्लाई किया। मैंने जितने भी मेरे मेंटोर्स थे वो सब मेरे भाई कॉलेज के तो एक भी नहीं थे। सब मैंने बाहर अपने सीनियर से, कुछ जो टेस्ला में जॉब कर रहे हैं, जो यहाँ पे मास्टर्स कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ फैकल्टीज़ हैं जो यूट्यूब पे पढ़ा रहे थे, उनके थ्रू मैंने गाइडेंस ली। अपने कोचिंग के सर जो मेरे थे उनसे उनसे मैंने गाइडेंस ली इसके रिगार्डिंग। बाकी एज सच का रोल किसी का नहीं है उनके अलावा, देखा जाए तो। अच्छा, बच्चों को ऐसा लगता है कि 1 CR पैकेज लगने के बाद लाइफ सॉर्ट हो लाइक जाती है। आपने जो बोला कि भाई 1 CR का पैकेज होने का लाइफ सॉर्ट हो जाती है, ऐसा जी। कुछ नहीं है भाई। लाइक आपको बता रहा हूँ मैं, मेरा पैकेज जो लगा है, ठीक है, सबको दिख रहा है अच्छा खासा पैकेज है। बट आप पता है मानोगे, मैं सुबह 7 बजे घर से निकलता हूँ और शाम को 7 बजे घर से, साथ में शाम को मेरे को 7 साढ़े 7 घर आते आते हो जाते हैं। रफली देखा था मैंने, दिन का 12 घंटा कहीं नहीं जा रहा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है मेरे पास। लाइक मेरे को यहाँ पे खाना जो होता है, एक टाइम में खाना मुझे खुद बनाना पड़ता है। और प्लस यहाँ पे चीज़ें बहुत टफ है भाई। से आपको लग रहा है कि भाई पैसा अच्छा है तो लाइफ सॉर्टेड है आपकी, बट अगर आपको चीज़ बता दूँ मैं, यहाँ पता है महंगाई भी बहुत है ना। पता है जो चीज़ आपको इंडिया में 50 रुपये की मिलेगी वो आपको यहाँ पे 300-400 रुपये की मिल रही होगी। तो कहीं ना कहीं ना पैसा मेरा बहुत अमाउंट इसी में खर्च हो जाता है। और सेकेंडली चीज़ भाई ये कि देखो, सब कुछ पैसा नहीं होता। अगर आप इंडिया में हो, ठीक है, अगर आपके इंडिया में आपके इंडिया में 15 लाख की जॉब कर रहे हो, 10 लाख की जॉब कर रहे हो, आपको मजा आ रहा है, आपकी वर्क लाइफ बैलेंस है, आपको लग रहा है कि जो काम मैं कर रहा हूँ मेरे को इसको जिंदगी में वो काम मैं कर सकता हूँ आगे जाके भी, उससे मेरी लाइफ में कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। मेरे आने वाली जो फैमिली होगी, मेरे बीवी बच्चे जो होंगे, मेरे पेरेंट्स जो होंगे, उनको मेरे को दिक्कत नहीं आने वाली। मैं उनसे टच में रहूँगा, उनको प्रॉपर टाइम दे पाऊंगा। तो कहना कि वो चीज़ अच्छी है। जैसे भाई मैं यहाँ हूँ, मैं जर्मनी में हूँ, ठीक है, मान के चलो आप। तो आप भी बताओ, मैं यहाँ 12 घंटे काम कर रहा हूँ, प्लस टाइम डिफरेंस भी है। तो मैं जब यहाँ पे घर पहुँचता हूँ ना, इंडिया में रात हो 11-12 बज चुके होते हैं। तो अगर मुझे अपने घर से बात करनी है अगर मुझे, तो मेरे को वहाँ दिक्कतें फेस करनी पड़ती है ना। ऊपर से कहीं ना कहीं अगर मुझे कभी घर वालों की याद आ रही है, मुझे लग रहा है कि मेरे को होम सिकनेस हो रहा है, मुझे लग रहा है कि मुझे भाई अच्छा खाना खाने के मन हो रहा है, तो आप कहाँ खा सकते हो भाई यहाँ पे। मतलब सब कुछ पैसा नहीं होता भाई। लेकिन ठीक है, मैं यहाँ हूँ, मैं मास्टर्स करूँगा, मैं जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, अच्छी बात है। आपको लग रहा है कि भाई फॉरेन की लाइफ अच्छी होती है, क्योंकि देखो जितने भी जो भी हम इंडियन से है ना, हमको लगता है कि इंडिया का अब नहीं होता। आप इंडिया के घर देख देख के आपको लगता है कि आप उसी को हैबिट में आ जाते हो, इंडियन सड़क देखने में, इंडियन के जो घर होते हैं, या फिर इंडियन के जो भी स्कूल हॉस्पिटल देखते हैं, आपको लगता है कि आप उसी को देखकर काफी हैबिचुअल हो जाते हो। अब आप यहाँ पर आओगे, इतने दूर से आप आ रहे हो भाई, इंडिया टू जर्मनी का डिस्टेंस 7 किलोमीटर कुछ है। आप यहाँ से यहाँ आओगे, आपको लगता है ना भाई, अरे वाह भाई, क्या वाह यहाँ पे क्या रोड है भाई, क्या बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे, क्या पार्क्स हैं यहाँ पे, क्या हॉस्पिटल्स हैं। तो ना आपको सब चीज़ें काफ़ी स्टार्टिंग लगेंगी। आप स्टार्टिंग 2 हफ्ते में भी काफ़ी खुश हुआ था भाई साहब, क्या क्या जगह आ गए, हमने जिंदगी कुछ अच्छा अचीव कर लिया, ये कर लिया वो कर लिया। बट एक टाइम का लगेगा कि यार ठीक है, आपका ऑप्शन खत्म हो गया उस चीज़ को लेके। अब लगता है कि ठीक है चलो, अब मैं अपनी लाइफ को फॉलो करना है। मेरी लाइफ का पार्ट है कि जॉब करने जाओ, जॉब से घर आओ, खाना बनाओ, खाओ, थोड़े फोन चला लो, फिर सो जाओ, है ना। ऐसा कुछ नहीं कि लाइफ सॉल्व हो जाती है, कुछ हो जाता है। बट हाँ, ये बात है कि भाई पैसा आने से ना एक चीज आती है, रिस्पेक्ट आने जाती है। आपकी सोसाइटी में आपकी फैमिली रिस्पेक्ट बढ़ जाती है, आपके फैमिली को ना टेंशन मिलनी शुरू हो जाती है लोगों के प्रति, आपको टेंशन मिलती है खूब, आपको लोग बोलेंगे कि वाह भाई अच्छा हो गया, अच्छा हो गया, है ना। आपकी रिस्पेक्ट बढ़ जाती है सोसाइटी में। और सेकेंडली भाई कहीं ना कहीं ना आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो। ऐसे भाई मैं आज यहाँ हूँ, मैं भाई मेरी इतनी अच्छी खासी अर्निंग हो जा रही है कि लाइक आज मैं जाऊँगा ना मार्केट में, मैं ये नहीं सोचूंगा कि भाई हाँ मुझे क्या चीज़ लेनी है क्या नहीं लेना है। अगर मेरे को देखा, मैंने प्राइस आकर टाइम में ऐसा होता है ना, मैं प्राइस टैग देखता भी नहीं हूँ। क्या भाई कोई शर्ट पसंद आ गई मेरे को, अब वो शर्ट भाई 10 यूरो की हो, 1000 यूरो की हो, या 5000 यूरो की हो, पसंद आ गई तो ले लिए अपन ने भाई, क्योंकि अपने पास इतना पैसा है ना आज की डेट में। तो इसलिए भाई मेरे को लगता है कि हाँ, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ सकता है पैसे से, बट आपके लाइफ में वो होता है ना कि सुकून नहीं मिलेगा पैसे से। सुकून आपको तभी मिलेगा जब आपको चीज़ों उस काम करने को मन करेगा, आपको एनवायरनमेंट जो मिलेगा, आपको जो वर्क कल्चर होगा, आपको सब सूट करेगा ना, तो आपके लिए वो अच्छा लगेगा। जैसे भाई मैं हूँ भाई, मैं तो हमेशा से बाहर रहा हूँ। लाइक मैं हॉस्टल में भी रहा हूँ, कॉलेज टाइम में भी इंदौर आ गया था, बाहर रहा, अभी भी बाहर हूँ। कहीं ना कहीं मेरा तरह अटैचमेंट नहीं है और चीज़ों के प्रति, घर वालों से प्रति। जो होता है ना, बॉन्ड होता है, जो इंसान घर पे रहता है प्रॉपरली, पूरे साल घर पे रह रहा है, बचपन से लेकर बड़े तक,
उनका ज़्यादा अटैचमेंट होता है, बट मेरा ज़्यादा अटैचमेंट अभी फैमिली से एज सच नहीं है इस रिगार्डिंग। तो कहना कि मुझे दिक्कत नहीं आती, बट हाँ जो बंदा प्रॉपर घर पे रह के बचपन से घर पर रह रहा है उसको दिक्कतें आएंगी भाई यहाँ पर आके। तो भाई ऐसा लगता है कि वर्क लाइफ बैलेंस ज़रूरी है, बट ठीक है, सबका अपना अपना ओपिनियन होता है भाई। हिमांशु, जो हमारे बच्चे रहते हैं उन्हें लगता है कि एक बड़ी बड़ी कंपनीज में जाने के लिए या एक अच्छे पैकेज के लिए या एक अच्छी जगह प्लेसमेंट होने के लिए एक हमें अपने आप को यूनिवर्सिटी का टॉपर बनाना पड़ेगा, क्लास का टॉपर बनाना पड़ेगा या कॉलेज का टॉपर बनाना पड़ेगा। आपके हिसाब से क्या ऐसा ज़रूरी है कि एक बच्चा जो एक यूनिवर्सिटी टॉपर में है या कॉलेज लेवल का टॉपर है तो ही वह प्लेसमेंट हो सकता है? क्या आप भी आपके समय पे यूनिवर्सिटी या कॉलेज टॉपर थे? तो भाई लाइक मैं कभी ब्रांच टॉपर नहीं रहा, मैं कभी स्कूल टॉपर नहीं रहा, लाइक मेरे कभी CGPA 9 पॉइंटर भी नहीं बने आई गेस। हाँ नहीं 9 पॉइंटर CGPA मेरा आज तक नहीं बना। मैं भाई अबव एवरेज लड़का था, लाइक मेरे हमेशा CGPA 8 से 9 के बीच बना करते थे। मेरा ओवरऑल CGPA 8 से मेरा ओवरऑल CGPA भी 8 अबव ही बना है, 9+ तो मेरा वहाँ भी नहीं बना है। लाइक ब्रांच टॉपर होना अच्छी बात है, ठीक है, एक अच्छी अचीवमेंट है वो, या ब्रांच टॉपर हो, बट कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है भाई ब्रांच टॉप मैटर नहीं करता है ना। जो भाई देखो, जरूरी नहीं है कि जो बच्चा ब्रांच टॉपर होता है वो लाइफ में सक्सेसफुल होगा, है ना। ये मेरी बात, मैं किसी को पॉइंट करके नहीं बोल रहा हूँ मैं ये चीज़। मुझे ऐसा लगता है कि भाई ब्रांच टॉपर में सब कुछ नहीं होता। आपको अगर आपको पता हो कि आपको कैसे, देखो जो पता है, देखो आपको जो बताता हूँ मैं, जैसे कि जो ब्रांच टॉपर होगा वो कहना कि दिन में पढ़ रहा होगा, कहना कि उसी चीज़ में इंडल्ज होगा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ भाई, मैंने अपने फ्री टाइम में मैंने बहुत चीज़ें करी हैं, ठीक है, मैंने चीज़ें एक्सप्लोर करी है, मैंने और भी सारे काम करता गया हूँ। अगर मैं ब्रांच टॉपर होता वो चीज़ें मैं नहीं कर रहा होता, लाइक मैं फ्रेंड सर्कल में रहा हूँ तो भाई मैंने पूरा इंदौर घूमा, मैंने पूरा देवास घूमा, मैंने पूरा भोपाल घूमा, मैंने पूरा जगह जगह मैंने अलग अलग सिटीज़ घूमी इंडिया में। तो अगर मैं ब्रांच टॉपर होता, पंडा ज़्यादा बच्चा होता, वो सब चीज़ नहीं कर रहा होता ना भाई। तो मेरे हिसाब से भाई पढ़ाई इतना मैटर नहीं करती है जॉब के लिए, आपके स्किल्स मैटर करते हैं, वो चीज़ आप सीखते रहो भाई। देखो आपको तरह रखना, इंजीनियरिंग में आपको CGPA 7.5 के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। तो आप कोई से भी कैंपस, जो भी कैंपस कॉलेज में आ रहा है या फिर ऑफ कैंपस भी अगर आप जाओगे ना कहीं, तो आप सारे इंटरव्यूज के लिए एलिजिबल हो। और भाई गेट के थ्रू अगर पब्लिक सेक्टर में जा रहे हो ना, तो वहाँ पे सिर्फ 6 पॉइंटर मांगते हैं भाई, और 6 पॉइंटर तो किसी की भी आ सकती है गेट में, मतलब 6 पॉइंटर किसी की भी इंजीनियरिंग में आ सकते हैं। इसलिए भाई ब्रांच टॉपर होना इट्स नॉट नेसेसरी मेरे हिसाब से। बट हाँ ये चीज़ है कि हाँ आपको इतना पढ़ना पड़ेगा कि आपको चीज़ें पता हो अपने कोर्स के रिगार्डिंग, अपने 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 डोमेन के रिगार्डिंग, बस। बाकी टॉपर वॉपर होना अच्छी बात है अगर आप हो, वेल बेस्ट ऑफ लक, अगर आप अच्छा कर लाइफ में और अच्छा करो भाई, इससे आगे जाओ, बट मेरे हिसाब से इतना नेसेसरी नहीं होता मेरे हिसाब से। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि आप अभी जर्मनी में हैं, तो आपने सोचा है क्या कि आप इंडिया वापस आके या अपनी जो आपकी जो ड्रीम कंपनी थी जो आपने OGCL जो बताया था, आप उसमें काम करना चाहेंगे या वहाँ से टेस्ला को छोड़कर आप OGCL आता है? क्या आपको इंडिया में टेस्ला से ज़्यादा ऑफर मिलता है तो क्या आप इंडिया वापस आने के बारे में सोचेंगे? लाइक भाई मैं देख, अभी मैं झूठ नहीं बोलूँगा। देखो मेरा अभी मास्टर्स चल रहा है, ठीक है, मेरा मास्टर जब मेरा पूरा होगा तो कहना कि टेस्ला में मेरा 2-2.5 साल का एक्सपीरियंस हो चुका होगा। तो मेरा पता है अभी इवेंचुअली कैसा को मेरा प्लान नहीं है इंडिया वापस आने का, मेरा पूरा प्लान है टेक्सास जाने का, जो कि अमेरिका में है, ठीक है। वहाँ पे टेस्ला की बहुत बड़ा प्लांट है, तो मैं कहना कि वहाँ जाके सोचूंगा कि वहाँ जाऊँगा, वहाँ पे और चीज़ें एक्सप्लोर करूँगा, लाइफ को ज़्यादा इन्जॉय करूँगा, कोई नई चीज़ें देखूँगा। बाकी अगर मुझे फ्यूचर में कभी लगा कि हाँ यार अब बहुत घूम लिया दुनियादारी में, अब वापस इंडिया वापस आना है, तो मैं पक्का मैं ONGC कंसिडर करूंगा भाई, क्योंकि वो मेरा पहला प्यार है, टेस्ला भले सेकंड हो सकता है, बट मेरा फर्स्ट लव तो भाई ONGC है। मतलब आप मानोगे नहीं, मैंने मैकेनिकल ONGC को देख कर ही ली थी कि मेरे को ONGC जाना है, मेरे को ऑफशोर का कल्चर पसंद था, 14 डेज ऑन ऑफ करना है, मेरे को वहाँ की चीज़ें अच्छी लगती है। कहना कि अगर मैं इंडिया वापस आने का मेरा फ्यूचर में प्लान हुआ तो डेफिनेटली आई विल चूज ONGC। अच्छा, एक कॉलेज के दौरान एक जो बच्चा रहता है वह क्या करता है, रिलेशनशिप में जाने की सोचता है। आप क्या सोचते हैं, क्या रिलेशनशिप इस बड़े पैकेज को लेकर या अपने करियर को या सक्सेस को लेकर, क्या रिलेशनशिप करियर या सक्सेस को अफेक्ट करता है क्या? मेरे हिसाब से लाइफ में पार्टनर से डिस्ट्रैक्शन नहीं हो सकता। मेरे हिसाब से अगर लड़की जो आपको जो पार्टनर है वो अगर अच्छी सॉर्टेड है, अगर वो उसको मालूम है कि इस टाइम मेरा जो पार्टनर है वो पढ़ाई कर रहा होगा, कुछ चीज़ कर रहा होगा या फिर बिजी होगा, वो आपको फ़ोन मैसेज नहीं कर रहा होगा, कहना कि पता है आपका अगर अंडरस्टैंडिंग क्लियर है ना आप दोनों के बीच में, हाँ लाइक इस टाइम मैं पढ़ाई करूँगा,
इस टाइम इस टाइम तो मुझे फ़ोन मत लगाना, इस टाइम में कुछ और चीज़ करूँगा तो मिलने का मत बोलना। कहना कि पता, अगर आपका पार्टनर सपोर्टिव हुआ तो आपको सपोर्ट करेगा कि भाई हाँ कि तुम पढ़ लो, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो। बट अगर हाँ, अगर आपका पार्टनर टॉक्सिक टाइप का हुआ, बोलेगा मुझसे बात करो, तुम पढ़ाई छोड़ो, मुझसे बात करो, तुम मुझसे मिलने आओ, मेरे को टाइम तुम देते नहीं हो, तो कहना कि भाई वो पार्टनर पर आप रिलेशनशिप को कंटिन्यू मत करो मेरे हिसाब से। बट हाँ, अगर आपका पार्टनर सपोर्टिव है, वो चीज़ों को समझ रहा है कि भाई मेरा जो पार्टनर है वो भाई हार्ड वर्किंग है, वो पढ़ रहा है, वो चीज़ें सीख रहा है, वो इंटर्नशिप में फोकस है, उसको जॉब चाहिए, वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी वारी कर रहा है, एसएससी जेई या फिर आईएएस यूपीएससी वो भी तैयारी कर रहा है वो। अगर आपके पार्टनर सपोर्टिव है, अगर वो चीज़ों को समझ रही है, मतलब इन शॉर्ट अगर बोलूँ तो भाई मैं, अगर आप अपने पार्टनर को दिन में सिर्फ 10 मिनट भी दे रहे हो और आपके पार्टनर को कोई दिक्कत नहीं है लाइफ में कि हाँ ठीक है, मेरा बंदा तो कुछ अलग चीज़ों में बिजी है और मेरे को टाइम नहीं दे पा रहा है और उसको दिक्कत नहीं है, तो भाई शी इज़ द वन। बाकी अगर वो लग रहा है कि आपको अगर ऐसी लड़की मिल जाए आपको लाइफ में जो आपको बात बात टोके कि नहीं यार तुम मेरे को टाइम दो, तुम मेरे को ये करो, तुमसे मिलने आओ, तुम मुझसे बातें को नहीं करते वगैरह वगैरह, देन मेरे हिसाब से वो रिलेशनशिप कंटिन्यू करने का मतलब नहीं है भाई। भाई अभी तो मैं सिर्फ 23 का हूँ, तो अभी तो मैं शादी का सोचा नहीं है। और रही बात रिलेशनशिप्स की, तो भाई इस सब चीज़ से मैं काफ़ी दूर टाइप रहता हूँ। हाँ, अगर लाइफ में कभी कोई अच्छी लड़की आई जिसको लगा कि जो मेरे माइंडसेट से मैच करती है, इसको लगता है कि यार हमारे जो वो नहीं होता हमारी जो वाइब है वो मैच कर रही है, तो डेफिनेटली भाई मैं सोचूंगा इस बारे में। बट अभी करंटली मेरा ऐसा कुछ प्लान नहीं है, क्योंकि देखो भाई मैं अभी नई नई जगह पर आया हूँ, नए लोगों से मिल रहा हूँ, नई चीज़ें सीख रहा हूँ, नई चीज़ें कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि यार अभी मैं उस चीज़ के प्रति फोकस नहीं कर पाऊंगा रिलेशनशिप पे। हाँ, एक बार सब कुछ सेटअप हो जाए मेरा यहाँ पे, भाई मेरे को चीज़ समझ में आने लग जाए कि मुझे यहाँ पे कैसे काम करना है, कैसे काम नहीं करना है, मुझे यहाँ पे क्या चीज़ें करनी है, कहाँ पे क्या क्या करना है, कैसे मेरा पढ़ाई करनी है, सब चीज़ें हो जाए, तो मैं डेफिनेटली सोचूंगा इस बारे में कि हाँ यार कि रिलेशनशिप वगैरह का है। बाकी यार अभी ऐसे कुछ ऑफर तो नहीं है मेरे पे, ना फिर मेरे को कोई लड़की ऐसा भी नहीं है, कोई लड़की मेरे को पसंद भी नहीं है। बाकी अगर फ्यूचर में कभी हुआ तो भाई देखते हैं उसका, अभी तो मैं कुछ बोलूँगा नहीं भाई इस बारे में। एट द एंड आपकी जो वीडियोस है, जो कई सारे इंदौर से लोग जो देख रहे हैं, या आपके जो जूनियर्स हैं जो कॉलेजेस से जो आपकी वीडियोस देख रहे हैं, आप उनसे एक लास्ट में क्या कहना चाहते हैं, कि आप अपना मैसेज क्या कहना चाहते हैं उन्हें? ठीक है भाई, तो मेरे हिसाब से देखो, आपका कॉलेज, आपका इन्वायरमेंट, आपका फ्रेंड सर्कल, आपका जो फैमिली मेम्बर्स हैं, सब इम्पॉर्टेंट है भाई। आप सबको मैनेज करके चलो, आप कॉलेज में भी प्रॉपर फोकस रहो, कॉलेज में भी अपना CGPA मेंटेन करके रखो, अपने फैमिली वालों से बात करो, डिस्कस करो कि भाई मेरे को लाइफ में क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है। मतलब मैं आखिरी जनरेशन जो होती है ना, वो तो फैमिली वालों से ज़्यादा बातचीत नहीं कर रही है, नहीं करती है, पता उनसे दूर भागती है, ठीक है। बट कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए, आज की इस पूरी दुनिया में सिर्फ आपके फैमिली मेम्बर्स ही हैं जो आपको ना ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं, सपोर्ट करेंगे, आपको पता प्रॉपर गाइडेंस देंगे। बाकी कहीं भी आप चले जाओ, कहीं ना कहीं आपको ना वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। तो मेरे हिसाब से आप फैमिली मेम्बर से बात करो, अपनी लाइफ में अच्छे लोगों को रोल मॉडल बनाओ, ऐसे लोगों को बनाओ जो लाइफ में लिटरली को अच्छा कर रहे हो। जैसे मैं अपना एग्जाम्पल लूँ भाई, तो मैंने अपने जो कोचिंग वाले सर थे, है ना, और मेरे को 2-3 सर और हैं जो मतलब मेरे यूट्यूब के थ्रू या फिर कोई थे, मैं उनसे कनेक्ट हुआ हूँ, उनको मैंने रोल मॉडल माना, उनसे मैंने गाइडेंस प्रॉपरली मैं टच में रहा, उनसे मैंने बातें करी, फ़ोन कॉल से, मैसेजेस पे। तो ना आप अपने अच्छे मेंटर्स चूज़ करो। आखिरी यूथ है भाई, वो सलमान खान, शाहरुख खान को मेंटर बनाती है अपने, पता नहीं वो मेंटर लोग होते भी नहीं है भाई वो, है ना। बट अपने मेंटर ऐसे बनाओ जो लिटरली किसी अच्छी कंपनी में हो, अच्छी कंपनी में प्लेस्ड हो, है ना, या फिर लाइफ में अच्छा अचीव कर रहे हो, कोई अच्छा एंटरप्रेन्योर हो, कोई अच्छा यूट्यूबर हो, कोई लाइफ में कोई अच्छा सोशल वर्क कर रहा हो, उन सबको इंस्पायर होना चाहिए। और भाई मेरे हिसाब से आप कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो गेट हो, ESC हो, SSC हो, UPSC हो, या फिर कोई सा भी एग्जाम हो, आपको प्रॉपर फॉलो करना पड़ेगा टाइम टेबल, ठीक है। मतलब टाइम टेबल बनाना मस्ट है। डेली 8-10 घंटे पढ़ना, 8 घंटे नहीं भी तो कम से कम डेली 6-7 घंटे तो डेली पढ़ सकते हो आप, उसको पढ़ना पड़ेगा प्रॉपर, आप फोकस कर पढ़ाई करो, ठीक है, चीज़ों को मेंटेन करके चलो। और जितना हो सके भाई घूमना फिरना, मटर गश्ती करना, चाय माय पीना, नहीं जाते लड़के के भाई दिन में 15 बजे चाय की टपरी पे आकर चाय पीने जा रहे हैं, घूमने फिरने जा रहे हैं, रोड ट्रिप पे जा रहे हैं भाई, हाँ मनाली, कुल्लू मनाली जा रहे हैं, शिमला घूम रहे हैं, बुगवा जा रहे हैं, वो सब चीज़ें अवॉइड करो भाई। अभी स्टूडेंट लाइफ में आप चीज़ें इंजॉय कर लो, कल को भाई अगर आपको सब अच्छा मिल गया तो ज़िंदगी पड़ी घूमने फिरने के लिए भाई। अभी 3-4 साल ही होते हैं लाइफ के, प्रॉपर फोकस कर लो, करियर बन जाएगा,
आपके पास खुद की जेब में पैसे भी रहेंगे। सीधी सी बात है भाई, आज आप रोड ट्रिप पे जाओगे, स्कूटी पे जाओगे, बाइक पे जाओगे, कल आपके खुद के पैसे होंगे, आप भाई अपने स्पोर्ट्स कार पे अगर रोड ट्रिप पे जाओगे तो आके अलग वाइब रहेगी ना यार उस चीज़ की। मेरे हिसाब से भाई अपनी लाइफ में अभी स्ट्रगल कर लो, ताकि लाइफ में आप आके आपके आने वाले जो 50 साल जो हैं, जो आपके वर्क में होने वाले हैं, वो मतलब वो आपके ऊपर सॉलिड हो जाए। अगर आप अभी अपना मजे कर लोगे, चीज़ें कर लोगे, तो आप आगे जाकर हार्डवर्क करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं तब आपको फिर आपको रिग्रेट होगा, काश मैंने उस टाइम पढ़ाई कर ली होती, काश उस टाइम मेरा दोस्त यारी में नहीं लगा होता, घुमा फिरा नहीं होता। लाइक मैंने भी लाइफ टाइम में मैंने भी घुमा फिरा है, पर मुझे मालूम था कि मेरी प्रायोरिटीज़ क्या है। तो आपको प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ेगी लाइफ में से कि भाई आप टास्क बना रहे हो कि मुझे आज दिन में 6 घंटे पढ़ना है, तो अब 6 घंटे पढ़ो। 6 घंटे पढ़ने का आपको लग रहा है कि हाँ टाइम मेरे पास है, तो जाओ घूमो फिरो, कौन मना कर रहा है। बट हाँ, लेकिन ये चीज़ है कि आपको प्रायोरिटी फॉलो करनी पड़ेगी। मेरी प्रायोरिटी मतलब मेरी प्रायोरिटी जो पढ़ाई है, तो मैं पहले पढ़ाई कर लूँ, और टाइम बचेगा तो घूम फिर भी लूँगा, दोस्तारी भी कर लूँगा, तो दोस्तों से चैट भी कर लूँगा, रील्स शेयर कर लूँगा, इंस्टाग्राम चला लूँगा। तो भाई अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करो, चीज़ों पर फोकस करो, लाइफ में आगे बढ़ो भाई, यही मेरा मोटिव है। और रही बात किसी को भी कुछ क्वेरीज हो, कुछ भी, तो मैं मेरा इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल हूँ भाई। हाँ, चैट कर सकते हो, मेरे को मेल कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, आप मुझसे बात कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगा। या फिर और कोई अच्छा आपको मिल जाए मेरे से अच्छा, या फिर कोई ऐसा लगे कि आपको सही से मेंटोर कर सकता है आपके फील्ड के रिगार्डिंग, तो आप उनसे गाइडेंस लो। बट यही चीज़ है कि आप एक ऐसे इंसान के साथ जुड़े रहो जो लाइफ में कोई अच्छा कर रहा हो। जैसे भाई मैं टेस्ला में हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, जैसे मैं शो ऑफ नहीं मार रहा हूँ, जस्ट लाइक मैं टेस्ला में हूँ। आप किसी को कोई लगता है कि यार हाँ 4 करोड़ का पैकेज है, मुझे जैसा कुछ करना है, वो टेस्ला में जाना है, तो आप मुझसे बात कर सकते हो। या फिर कोई दूसरा बंदा यहाँ पे कोई HR हो या फिर कोई भी हो, तो लिंक्डइन पे आप उसको ऐड करो, उनसे बातचीत करो, उनसे पूछो कि भाई पाथवे क्या है, कैसे जाना है। लाइक हाँ, आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं, आप स्टूडेंट लाइफ में हो ना, आपको बेशर्म बनना पड़ेगा। लाइक मैंने ही बहुत बेशर्मी करी है, मैंने भी लंदन में बहुत लोगों को कनेक्ट करा है, मैंने बहुत सारे लोगों को मैसेज करा है। आप पता है मानोगे नहीं, एक टाइम ऐसा भी था कि मेरे को बहुत लोगों ने सीनियर को रिप्लाई भी नहीं करा है, बट फिर भी ठीक है, कौन सा आपको जानते हैं, कौन सा आपको वो लोग कुछ कर लेंगे आपका। आप मैसेज करो बकायदा, आप उनसे ऐड करो, उनको बातें करो, कोई ना कोई तो रिप्लाई करेगा। सीधी बात, आपको काम निकलवाना चाहिए स्टूडेंट लाइफ में। जितना हो सके भाई आप लोगों से बातचीत करो, उनसे कनेक्ट रहो, उनसे चीज़ें पूछो। क्या भाई? देखिए, एक किसी बच्चे को लाइफ के लिए एक बड़ी पोस्ट पे जाने के लिए, प्लेसमेंट्स के लिए उसका एक अच्छा गाइडेंस होना और एक उसका अच्छा मेंटर होना बहुत ही ज़रूरी रहता है। ज़्यादातर बच्चा जो करना तो चाहते हैं, लेकिन उनके पास प्रॉपर मेंटर और गाइडेंस नहीं मिल पाता है। आपके हिसाब से एक बच्चे को प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर मेंटरशिप किस तरीके से मिल सकती है, और उसके लिए बच्चे को क्या करना चाहिए? जी हाँ, मैं बताता हूँ आपको। लाइक मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखो ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे, जो मतलब जो लाइफ में मतलब जिन्होंने लाइफ में कुछ किया कुछ नहीं है, बट बातें बड़ी बड़ी करेंगे कि भाई हमने ये करा है, हम वो करवा देंगे, ये करवा देंगे। आपको उन लोगों से दूर रहना है। आप उन लोगों को ऐड करो, उनको अपना मेंटर बनाओ, लिटरली लाइफ में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। लेटे सपोज मान के चलो भाई आप CS के हो, ठीक है, आपको गूगल में जॉब करनी है, तो आप उन लोगों से बातचीत करो जो गूगल में ऑलरेडी प्लेस्ड हैं। आप उनसे पूछो भाई कि GSOC क्या होता है, हाँ गूगल समर ऑफ कोड जो होता है, आपने कैसे क्रैक करा, क्या प्रोसेस है, इंटर्नशिप के कैसे आपने अप्लाई करी, क्या क्या चीज़ें करी। अगर आप उनसे पूछोगे ना, आपको तो आपको प्रॉपर गाइडेंस देंगे। आप रैंडमली यूट्यूब खोल लोगे, आपको लगेगा कि हाउ टू क्रैक इंटर्नशिप इन गूगल। अब आप देखा, आपको चला पता बंदा खुद गूगल ने प्लेस नहीं है, आपको क्या आपको प्रॉपर गाइडेंस दे पाएगा, है ना। बात वो होती है। जैसे कि भाई जैसे मैंने गेट क्रैक करा, ठीक है, तो मैंने उनको ऐड करा, उनसे मैंने गाइडेंस ली, जो कि जो जिनका खुद का गेट क्लियर हुआ था अपने टाइम पे। जैसे कि भाई है ना, ऐसे मैंने बहुत से मेरे सीनियर्स ऐसे ऐड करे मैंने, जो IISc बेंगलोर से अपना करते मास्टर्स कर रहे हैं, या फिर कोई ONGC IOCL में प्लेसमेंट लेके बैठे हैं, उनके पास उनसे मैंने गाइडेंस लिया कि भाई आपने क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करी, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं करी। और दूसरी बात, अगर आपको मेंटरशिप चाहिए तो भाई आप लोगों के इंटरव्यूज़ देखो, है ना। लाइक होता है ना, मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि इंटरव्यू से काफ़ी चीज़ सही नहीं बताई जाती है, बट फिर आप इंटरव्यूज़ देखो, आप उनसे चीज़ें समझ में आएगा कि भाई उन्होंने प्रिपरेशन कैसे करी। और रही बात, अगर आपको लग रहा है तो क्यूरा है भाई, गूगल है, ठीक है, यूट्यूब पे भी बहुत से आपको लोग मिल जाएंगे जो भाई अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट लेके बैठे हैं। वो आपको चीज़ें पढ़ा भी देंगे फ्री में, आपको चीज़ें बता भी देंगे। मेरे हिसाब से बताए, आपका मेंटोर जो होगा ना, वो ऐसे लोगों को बनाओ तो लाइफ में कोई अच्छा कर रहे हो, तो वो आपको लिंक्डइन पे मिल जाएंगे, यूट्यूब पे मिल जाएंगे, क्यूरा पे मिल जाएंगे, गूगल पे मिल जाएंगे। ऐसा भाई। जी क्या भाई? लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि आपने एक छोटे से इनविटेशन पर हमारे चैनल पर आकर
हमारा इनविटेशन स्वीकार किया और हमारे कई सारे बच्चों को जो जूनियर्स हैं, जो हमारे जो इस इंजीनियरिंग की लाइन में है या इस प्लेटफॉर्म पर जाना चाहते हैं, जो टेस्ला जैसी बड़ी कंपनीज में काम करना चाहते हैं, उन सभी बच्चों के लिए हेल्पफुल एक वीडियो रहेगा। इसके लिए मैं बायोलॉजी टीम की ओर से आप सभी का आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो आपने मेरा इन्विटेशन स्वीकार किया था। थैंक यू भाई, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, आपने अपने चैनल में मुझे बुलाया ताकि मैं अपने कॉलेज के बच्चों के साथ, इंदौर के जो बच्चे हैं, जो भी लोग आपसे कनेक्टेड है वो मेरे को जानते हैं, अगर वो मेरे को जानते हैं, उनको पता नहीं है चीज़ों के बारे में कि लाइक मैं यहाँ पे कैसे आया कैसे नहीं आया, आपने मुझे प्लेटफॉर्म दिया, ठीक है, कि आपने मुझे मेरे को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का मौका दिया कि लाइक मैं अपना ग्रेटिट्यूड सबके सामने शेयर कर सकूँ। और दूसरी बात है, मैंने आपका चैनल देखा था, आपके अभी रिसेंटली 1K सब्सक्राइबर फॉलो पूरे हुए हैं, तो भाई बधाई हो उस चीज़ के लिए। आप लाइफ में ऐसे आगे बढ़ते जाओ, आपके 100K भी हो, 1 मिलियन भी हो, हम ऐसे कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ भाई। तो मेरे को आप काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, आपका इंटरव्यू आप लोग काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। तो भाई थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर